और बात करते हैं मोदी 3.0 की, क्योंकि एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। वो दौर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ लेंगे तो नाम बीजेपी नहीं एनडीए होगा और पहली बार बीते 10 सालों तक सरकार चलाने के बाद गठबंधन की सरकार का दौर या कहें कि एक नया युग शुरू होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित किया और संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ना मैं हारा था, ना मैं हारा हूं और ना मैं हारूंगा, क्योंकि हम जीत पचाना जानते हैं। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि 2014, 2019 और 2024 इन तीनों चुनाव में भी अगर कांग्रेस की कुल जीती हुई सीटों को जोड़ ले तो उससे ज्यादा सीटें हम जीत कर आए। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी हार गया है, मोदी जीता है और मोदी बहुमत के साथ जीता है, एनडीए जीता है। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में जो नैरेटिव चुनाव के दौरान तैयार किए गए और जो नैरेटिव अब तैयार किए जा रहे हैं, उन सब के बीच में क्या विपक्ष आत्ममंथन करने को तैयार और क्या देश एक नए दौर को देख रहा है जिसे हम कहेंगे मोदी 3.0? आज बात इसी मुद्दे पर। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। तो चलिए एक बार आपको बताते हैं कि आज कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले जो कहा उसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के इतिहास में आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार नहीं करना है, उसको पराजय की छाया में डुबो कर रखना है। लेकिन ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है। देशवासी जानते हैं नाम हारे थे, नाम हारे हैं और ना हारेंगे। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा वो हमारी पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी ने तेजी से हमले किए और कहा कि विपक्ष बहुत तेजी से गर्त में जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले भी एनडीए था, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए रहेगा। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। अगर मैं 2014, 2019, 2024 के 3 चुनावों को जोड़कर कहूं तो कांग्रेस को तीनों चुनाव में जितनी सीटें नहीं मिली उससे ज्यादा हमें इस एक चुनाव में मिली है। आईएनडीआईए को अंदाजा नहीं कि पहले तो वो धीरे धीरे डूब रहे थे, मैं साफ देख रहा हूं कि अब वो और तेजी से गर्त में जाने को तैयार है। बहरहाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जी, साथ में कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी। पौरुष, शुरुआत आपके साथ। एक तो अप्रिशिएट करेंगे कि भाई आईएनडीआईए ने तय कर लिया है कि वो विपक्ष में बैठेगा और सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन क्या ये नैरेटिव तैयार करना कि मोदी हार गया, जबकि ये सच्चाई है कि 14, 19 और 24 को कुल भी कांग्रेस को जोड़ दिया जाए तो भी इतनी सीटें नहीं आ। और इससे पहले भी आप चले जाइए 2009 में और 2004 के चुनाव के दौरान भी, तो भी यूपी के अंदर कांग्रेस की इतनी सीटें कभी नहीं आई जब 10 साल आपने गठबंधन की सरकार चलाई। क्या जनता के बीच में इस नैरेटिव को कांग्रेस बताते हुए यह बताना चाहती है कि हम जीत गए हैं? देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो वादे किए थे और इनकी पिछले 10 साल के सरकार की जो भी उपलब्धियां, जो कथित तौर पे उपलब्धियां रही, यदि प्रधानमंत्री जी उनके आधार पर अगर चुनाव लड़ते, उनको अगर अपना एजेंडा बना करके चुनाव लड़ते और उसमें अगर प्रधानमंत्री जी को जनादेश मिलता तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के हम विजय मानते। परंतु जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के पिछले चुनाव में हमने देखा, उनकी भाषा का स्तर गिर गया, उनकी राजनीति का स्तर गिर गया, उनकी नैतिक वर्जनाओं का स्तर गिर गया। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताना तो छोड़ दिया और वो विपक्ष के ऊपर ऐसे हमले कर रहे थे कि जैसे विपक्ष के लोग भारत के नहीं, किसी दूसरे पड़ोसी देश के और किसी दुश्मन देश के लोग हों। आपने देखा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी की भाषा रही। प्रधानमंत्री जी ने एक धर्म विशेष को लेकर टारगेट किया। और आज देखिए, सबसे बड़ी बात, हम कहते हैं कि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है, जब जोरदार पड़ती है और ऊपर मुंह करके नहीं थूकना चाहिए, खुद के ऊपर आकर के गिरता है। जो प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि भाई आपके कांग्रेस की यदि सरकार बन जाएगी तो ये आरक्षण लेकर के मुस्लिमों में बांट देंगे, ये आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे। अब आज उनकी मजबूरी देखिए प्रधानमंत्री जी की, आज उनको अपनी सरकार
सरकार चलाने के लिए उस पार्टी का साथ लेना पड़ रहा है कि जो पार्टी आंध्र में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 4% मुस्लिम आरक्षण की घोषणा कर चुकी है, हर मस्जिद के इमाम के लिए 5,000 रुपए वजीफा देने की घोषणा कर चुकी है, 100 करोड़ रुपए की लागत से नूरी भाषा आयोग बनाने की बात कह चुकी है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के रूप में पेश किया था। और देखिए, उन तस्वीरों का जिक्र तो नहीं किया जहां हजारों की संख्या में महिला उस गारंटी कार्ड को लेकर घूम रही है जो कांग्रेस ने बांटा था कि 5 जून को आ जाइए और हमसे 1 लाख रुपए लेकर चले जाइए, और वो कह रहे हैं हमसे झूठे वादे करके हमसे वोट ले लिया और हमें पता होता कि ऐसा किया जाएगा तो हम वोट ही ना देते कांग्रेस को। देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात कहना चाहूंगा कि यदि कोई आम जनता यदि ऐसी बात करे तो यदि नहीं सर, तस्वीरें हैं, यदि शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इस बात को हर पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में वादे करती है कुछ ना कुछ, और कांग्रेस के आप पिछले घोषणा पत्र देखेंगे, गारंटी कार्ड लेके घूम रही है भाई। गारंटी कार्ड आपको खुद को पता है ना, मोदी जी से पूछिए, मोदी जी ने कहा था कि भाई 2014 में मेरी सरकार बन जाएगी, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दूंगा, मैं इतना कालाधन लेकर के आऊंगा कि हर खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 30 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा। तो भाजपा से पूछे 10 साल से आप सरकार 15 लाख रुपए कहां है, बताओ, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष के साथ 20 करोड़ रोजगार का। नहीं नहीं, घोषणा पत्र वादों के दम पर ही वोट मांगे ना। नहीं नहीं, देखिए विजेंद्र जी, इस बात को देखिए भाजपा की भाषा में मैं समझता हूँ मीडिया बात नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपसे इस बात को पूछ रहा हूं, क्या हम सरकार में आ गए? आप छुड़वा दीजिए। 1 मिनट, कृष्ण कुमार जी, क्या जिस तरीके से अभी तक 10 साल तक बीजेपी की सरकार चली, क्या वाकई में कार्यकर्ता के तौर पर आपको लगता है कि उस मजबूती के साथ सरकार चल पाएगी? यूसीसी को लेकर फैसला हो पाएगा, एनआरसी को लेकर फैसला हो पाएगा, आरक्षण को लेकर फैसला हो पाएगा? वर्तमान सरकार देश में जिन विषयों को लेकर के चुनाव में गई है उन सारे विषयों को हम इंप्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार हम देश के लिए चलाना चाहते हैं, केवल पार्टी के लिए नहीं, और इसलिए जो देश इसके मुद्दे होंगे वो सारे मुद्दे लागू किए जाएंगे। उसमें गठबंधन के साथी जो हैं वो भी देश विरोधी नहीं, देश के हित की चिंता करेंगे, हमें पक्का भरोसा है। और इस चुनाव में जिन मुद्दों पर कांग्रेस हमें घेरने की कोशिश करती थी, चुनाव आयोग को लेकर, ईवीएम को लेकर, ईडी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, बहुत से तो चुनाव होते होते बेदाग सिद्ध हो गए। इस चुनाव में कोई जीता या हारा पता नहीं, लेकिन ईवीएम जरूर जीत गई है। और जिसको ये भी नहीं पता कि एनडीए जीता या हारा, बस ये पता है कि पता है एनडीए जीता है, 292 का मेजोरिटी है एनडीए को। लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत होता था, वो नहीं है। जनादेश एनडीए को मिल गया है। ये तो मंथन किया जाएगा ना कि भाई राम मंदिर बनाया, नई दिवाली मनाई, उसके बावजूद अयोध्या हार गए, आसपास की 4 सीटें हार गए, वो यूपी हार गए जिसके मॉडल को लेकर आगे चले, तो 3.0 इतना आसान तो नहीं रहने वाला। निश्चित रूप से जितनी बड़ी चुनौतियां होंगी उतना ही अच्छा काम होगा, इस बात से इनकार नहीं है। मैं आपको एक विषय की चर्चा कर रहा था कि ईडी को लेकर इन्होंने घेराबंदी की। ईडी का गठन कांग्रेस ने किया, 10 साल में ईडी ने मात्र 35 लाख रुपए जब्त की, और 10 साल में मोदी जी ने 2200 करोड़ रुपए ईडी के माध्यम से जब्त किए हैं। अगर फिर भी ये ईडी को ये कहते हैं कि ये राजनीतिक उपयोग में ली जाने वाली संस्था है, तो इनका भ्रम है। इनको कानून पे भरोसा नहीं, इनको संविधान पे भरोसा नहीं, इनको देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, सेना पे भरोसा नहीं, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं। वो ये कहते हैं कि आपके पास एक बेहतरीन वॉशिंग मशीन है जिसमें से आप आदमी को डालते हैं और बेदाग करके निकाल कर ले जाते हैं अपने साथ, जिन पर आप ही दाग लगाते हैं, जिन पर आप ही चार्जेस लगाते हैं, जिन पर आप ही अलग अलग तरीके के एलिगेशन लगाते हैं, फिर उस मशीन में डालते हैं, निकाल कर ले जाते हैं आप। सोलंकी ये कहते हैं भाई। सोलंकी जी, भारतीय लोकतंत्र की सारी व्याख्या आप जानते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में मिस कॉल से सदस्यता होती है। अगर कोई हमारे पास आता है तो हम डालते हैं या वो आता है? कुल मिलाकर जो सारा सिस्टम है, हमने किस व्यक्ति का मुकदमा वापस लिया? जिस पर आपने आरोप लगा करके 2014 की हमारी सरकार गिराई, आपने जिन हमारी 2014 में हमारे जिन नेताओं पे आरोप लगाए थे, देखिए वो सब आज आपकी सरकार की शोभा बढ़ा रहे। हेमंत शर्मा विश्वास में आपने घोटाले का आरोप लगाया, अजित पवार पे आपने घोटाले का आरोप लगाया, और देखिए सबसे बड़ी बात अशोक चव्हाण जी की, एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी व्हाइट पेपर इशू करते हैं और उसमें आदर्श सोसाइटी घोटाले का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनने के बाद जिस आदमी ने अशोक चव्हाण को लेकर के राय बनाई होगी, आप सोचिए उसको कितना आश्चर्य हुआ होगा कि दूसरे दिन अशोक चव्हाण भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, राज्यसभा की मेंबरशिप उनको ऑफर कर दिया। मैं तो परिणाम को मानता हूं, और परिणाम यह है कि कांग्रेस जनता को यह सब कुछ समझा नहीं पाई। इसका मतलब यह है कि जनता बहुत अच्छे से जानती है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और उसके बावजूद बीजेपी को
240 सीटें दी हैं सर। विजेंद्र इसका जी, मतलब ये तो है ना विजेंद्र कि जी, कांग्रेस या तो अंतर्द्वंद में फंसी रही, या कांग्रेस के पास चेहरा ही नहीं रहा, या कांग्रेस के पास जो चेहरे थे वो आपस में लड़ते रहे, या फिर नीचे काडर नहीं था, या जनता को बता ही नहीं पाए कि करना क्या है। देखिए विजेंद्र जी, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से झूठ के और भ्रम की राजनीति करती है, अरे उसके सर, इससे बावजूद बड़ा कोई इनके झूठ द्वारा होगा देखिए कि 400 भाई पार का संविधान नारा, बदल 400 जाएगा। पार का नारा दिया था इससे बड़ा कोई झूठ था क्या? 400 पार का नारा दिया था, और आपने प्रधानमंत्री जी के 2 दिन से विजेंद्र जी, मुझे लगा इस इलेक्शन का सबसे बड़ा जो झूठ और नैरेटिव फैलाया गया ना, वो ये था कि संविधान बदल दिया जाएगा। नहीं, इनके नेताओं ने बयान दिया, इनके नेताओं ने बयान दिया, राजस्थान की सीएम दिया कुमारी ने बयान दिया, इनका अरुण गोविल जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि 400 पार क्या हमें पहुंचाइए, हमें संविधान बदलना है। आपके टीवी, आपके चैनल पे भी आए ना उनके स्टेटमेंट, आप ये कैसे कह रहे हैं कि तो मेरे चैनल पर आपने ये नहीं देखा कि मैंने तमाम संविधान विशेषज्ञों को बैठाया, देखिए संविधान विशेषज्ञों को बैठाया और पूछा कि क्या संभव है, उन्होंने कहा आत्मा को नहीं निकाला जा सकता। विजेंद्र जी, जय श्री राम का नारा लगाने वाले अयोध्या से चुनाव हार गए, और चुनाव हारने के बाद में इन्होंने राम जी को भी छोड़ दिया। आपने प्रधानमंत्री जी को देखा होगा 3 दिन से वो जय जगन्नाथ के नारे लगाने लग गए, वो जय श्री राम के नारे नहीं लगाते। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए ये इनके व्हाट्सएप के इनके जो उनके मैसेज चलते थे, पहले ये बोलते थे कि किसी मॉडल की दुकान से सामान मत खरीदो, अब ये कह रहे हैं कि अयोध्या के हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीदो। सर, मोदी 3.0 में क्या कृष्ण कुमार जी दक्षिण के द्वारों को इस तरीके से खोला जाएगा कि समझ में आ गया कि हाँ, उत्तर में हमें जो लेना था मिल गया, राम नाम के साथ जितना जाना था चले गए, अब नए भगवान, नया टारगेट, नया लक्ष्य। देखो, भगवान राम तो हमारे आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे, पर राम जी को त्रिपाल से भव्य मंदिर में लेकर आने का काम पूरा हुआ है। दक्षिण में भी कुछ ऐसे काम हैं जो करने जरूरी हैं, और इसीलिए विवेकानंद शिला स्मारक पर बैठकर प्रधानमंत्री जी ने अंतर ध्यान होते हुए सारे विषय को समझा है कि दक्षिण को कैसे इस भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, और योजना रचना करना, संगठन में जो व्यक्ति पूरा जीवन खपाते हैं उनका बैठकर साधना करना कोई न कोई सार्थक परिणाम देता है। और कांग्रेस जो है वो इस सारे विषय में हम पे आरोप लगा रहे कि हम झूठ बोल कर आए। अरे भाई, तुमने जो गारंटी कार्ड दिया था 1 लाख का बांट रहे हो क्या? हम तो सरकार में आएंगे तो हम देंगे, लेकिन आप तो सरकार में 10 साल रहे ना। आपने तो 5 तारीख को देने का कहा था। रोजगार प्रतिवर्ष की बात की थी, दीजिए 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते की बात की थी, 15 लाख रुपए प्रति परिवार दे दीजिए, हम तो उसमें भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। कैसी ताज्जुब की बात है, जो पार्टी सरकार में रहती है वो विपक्ष को कह रही है कि भाई आप कृष्ण कुमार जी, मैं इस पर तो नहीं जाऊंगा सर, सत्ताधारी पार्टी इतने नारे, जनता को इस तरह गुमराह इतने नारे आगे आ जाएंगे कृष्ण कुमार जी, इतने नारे आगे आ जाएंगे कि जो पूरे नहीं हुए। लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि मोदी 3.0 की बात कर रहा हूं, आपको क्या लग रहा है कि देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको पार करना या जिनका समाधान करना बेहद जरूरी है? देखो, वर्तमान में देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो बेरोजगारी की है। उस विषय पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग का काम हो गया है, बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आ रहा है। और पौरुष जी जो लगातार बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार, पौरुष जी, भारत में पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार दिए उन्हें तो आप रोजगार मानते नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उनमें जो रोजगार मिले उन्हें आप मानते नहीं है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस एक से बढ़कर कितनी चली मानते नहीं है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, और कौन से मुद्दे हैं सर? देखो, देश के सामने सबसे बड़ी जो आंतरिक चुनौती और बाह्य चुनौती, 2 प्रकार की चुनौतियां हैं। आंतरिक चुनौती में देश की जो बेरोजगारी की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, दोनों पर नियंत्रण की कोशिश सरकार द्वारा हो रही है, और इसीलिए आंतरिक महंगाई नियंत्रण में रहे सरकार ने चावल और गेहूं का निर्यात प्रतिबंधित कर रखा है। महंगाई को काबू करने के लिए सतत रूप से काम किया जा रहा है। बाह्य चुनौती के रूप में एलओसी और एलएसी 2 बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। उन दोनों चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत अब सैनिक उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है और आंख से आंख मिलाकर बात करने की स्थिति में आया है। अब वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बताता हूं, अब पाकिस्तान आर्थिक रूप से चीन के अधीन आ चुका है, बांग्लादेश आर्थिक रूप से चीन के अधीन किया जा रहा है, नेपाल चीन के अधीन हो चुका है। इसके अलावा अगर आप आएंगे अफगानिस्तान और फिर बाकी राज्य श्रीलंका, वो चीन के अधीन है। अब अपने मैप को जरा समझ लीजिएगा और उसमें समझिएगा कि चीन ने भारत के खिलाफ बीते 10 सालों में कितने लॉन्चिंग पैड तैयार कर दिए और उसके फेवर में हमने क्या किया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे यहां जो पानी आता है या तो नेपाल के माध्यम से आता है, नेपाल के रास्ते, या फिर आता है बांग्लादेश के रास्ते। नेपाल के अंदर डैम बन रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर डैम का निर्माण हो रहा है, और अगले 4 से 5 साल में भारत में कितना पानी आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल यह समस्या है सर, जो बीते 10 साल में खड़ी हो गई और समाधान नहीं हुआ।
देखो, भारत जो है वो भौगोलिक विविधताओं वाला देश है। यहां पानी की समस्या कम है, पानी का मैनेजमेंट कमजोर है। और सरकार जो है अपने इस राजस्थान के कार्यकाल कितने जिले डार्क जोन में हैं सर? जी बिल्कुल, डार्क जोन जिले हुए हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर था उसका दोहन कृषि के लिए होने लगा है, और कृषि का जो सिंचाई का पानी नहर से आना चाहिए वो अगर जमीन से लिया जाएगा तो निश्चित रूप से डार्क जोन जिलों की, ब्लॉक्स की संख्या बढ़ी है। मैं कहूं 90% डार्क जोन ही है, और आप कह रहे हैं पानी बहुत है। पानी बहुत, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ब्रह्मपुत्र का, गंगा का और बाकी नदियों का जितना पानी समुद्र में जाता है, अगर उसका मैनेजमेंट कर लिया जाए तो पानी बहुत है, लेकिन मैनेजमेंट पर काम करने की जरूरत है। के अंदर जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो होंगे, बड़े बड़े मंत्रालय होंगे, वो गठबंधन की भेंट चढ़ जाएंगे। देखो, गठबंधन हमारा नैसर्गिक गठबंधन है। 2014 में भी हमने गठबंधन की सरकार चलाई है लगातार, चाहे हमारे पास पूर्ण बहुमत था। 19 में भी हमने गठबंधन की सरकार चलाई है, चाहे हमारे पास पूर्ण बहुमत था। और अभी भी हम गठबंधन की सरकार चलाएंगे, गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। ठीक है। पौरुष भारद्वाज जी, क्या वाकई में लगता नहीं कि पार्टियां इतनी कमजोर हो गई कि चुनाव इस बार क्षेत्रीय होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर हार गए, और कांग्रेस को बहुत गंभीरता के साथ आत्ममंथन की जरूरत है? वो सिर्फ इस पर खुश नहीं हो सकती कि चलिए पहली बार में 40 से ऊपर, इस बार दूसरी बार में 50 से ऊपर, इस बार लगभग 100 के आसपास आ गए। भाई सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं आप लोग, और अगर 10 साल के बाद भी एक सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में नाकाम हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी ना। देखिए वीरेंद्र जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं मुझे जिस बात के लिए आप कह रहे हैं विपक्ष के नाते, तो मैं हमारी ही पार्टी का प्रयास था कि इंडिया गठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ। उसके बाद में आप देखिए जब हमने बनाया तो निश्चित तौर पे हम सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हमने बड़ा दिल रखा, और हमारे जो सहयोगी थे उनके लिए हमने सीटें छोड़ी। और आप इसको सिर्फ एक कांग्रेस की संख्या के बजाय अगर आप इसको इंडिया के तौर पे देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हम इनसे मात्र 40 या 45 सीट ही हम पीछे हैं। हमारे में और इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और लगभग 55 सीटें ऐसी है कि जहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के और इंडिया के प्रत्याशियों के बीच में मात्र 60,000 वोटों से भी कम का गैप रहा। दूसरी बात में देखिए, जानू जी की बात को कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि सब आंतरिक तौर पर महंगाई और रोजगार की दृष्टि में, आप इनसे पूछे कि इनके चुनावी घोषणा पत्र में क्या इस बार महंगाई या रोजगार का कहीं जिक्र था? जानू जी, नहीं था। आपका घोषणा पत्र आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं पे जिक्र नहीं था। जबकि 2014 में आप महंगाई और रोजगार के नारे के साथ आए थे, टीवी पे ऐड चला करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। 10 साल में आपने क्या किया? वो कर दिया जो कर दिया। लेकिन कृपया करके आपसे निवेदन है कि अब इस महंगाई को कम से कम जहां पे खड़ी है वहां रहने देना। इसको पिछले 10 साल में जिस गति से बढ़ाया वहां तक नहीं आनी चाहिए। और अभी विजेंद्र जी आपसे पड़ोसी देशों की रणनीति के बारे में बात कर रहे थे। आपने 10 साल में कांग्रेस जपने की बजाय, नेहरू जी और राहुल गांधी जपने की बजाय अगर पड़ोसी देशों पर ध्यान दिया होता तो आज वो स्थिति नहीं होती जो विजेंद्र जी ने बताई। अभी विजेंद्र जी कुछ दिन पहले की घटना है, आपको भी ध्यान होगी, 4 या 5 दिन पहले की। कांग्रेस की सरकार वक्त रहते फैसले लेती। 4 दिन पहले की घटना है, नेपाल के कुछ लोग आके भारत की चौकी जला जाते हैं। आज नेपाल जैसा देश जो राष्ट्र था वो आज आपको हार दिखा रहा है। पौरुष भारद्वाज जी, अक्साई चिन्ह किसने बनाया? पाक अधिकृत कश्मीर किसके दौर में बना सर? किसने बनाया? उस समय की परिस्थितियां क्या थी? देखिए, अगर आप आजादी से पहले की बात करेंगे तो 370 के साथ कश्मीर को अलग करने की रणनीति किसने अपनाई सर? सवाल उस बताइए ना सर। कर रहा हूं मैं, सवाल उस पार्टी से कर रहा हूं मैं। भाई वही समस्याएं हैं जो अगर नेपाल के साथ सीमा का निर्धारण और 52 से ज्यादा पॉइंट ऐसे छोड़ दिए जो विवाद की स्थिति में थी, वो किसने किया सर? मुझे आप विजेंद्र जी एक बात बताइए कि उस समय की भारत की परिस्थिति क्या थी? क्या परिस्थितियां थी सर? भारत तो बहुत ज्यादा मजबूत था सर उस वक्त। संसाधन, भारत की आर्थिक स्थिति उस समय क्या थी? और आज हम जब छोड़ गए भारतीय जनता पार्टी के पास तब क्या थी? और दूसरी बात, अगर हमें कुछ कमी थी तो क्या वर्तमान सरकार को छूट दी जाएगी इस बात की कि ये क्या सिर्फ ये कहेंगे कि सब कांग्रेस ने ऐसा कर दिया इसलिए हमने भी ऐसा कर दिया? आप तो अपने आप को आप हिंदू राष्ट्र का इलाज चरणबद्ध तरीके से होता है। उसके साथ आपके संबंध खराब हुए। पौरुष भारद्वाज जी, कैंसर का इलाज चरणबद्ध तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि कल आप चाहेंगे अक्साई चिन्ह को वापस ले आएंगे, कल आप चाहेंगे पीओके के वापस ले आएंगे, कल आप चाहेंगे नेपाल के साथ 54 पॉइंट के साथ जहां आपका विरोध है उनको पूरा कर लेंगे। ये दरअसल नासूर होते हुए वो चीजें हैं जिनको धीरे धीरे ही पाटा जा सकता है। विजेंद्र जी, लेकिन कृष्ण कुमार जी, चीन ने डोकलाम में आके गांव बसा लिए, प्रधानमंत्री देश को गुमराह करते रहे। नेपाल आकर के भारत की सीमाओं पे कब्जा कर लेता है, धमकाता है भारत के आप अरुणाचल की पुलिस आकर के यहाँ की सिक्योरिटी सीमा सुरक्षा बलों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। अब इस मुद्दे पर मत आइए सर, मैं कह रहा हूं फेक नैरेटिव नहीं। बांग्लादेश वाले जिस बांग्लादेश का गठन किया उनसे पौरुष भारद्वाज जी, सर मेरे प्रोग्राम में फेक नैरेटिव नहीं। अगर आप इसकी बात करेंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई अरुणाचल के जिस हिस्से के उधर की आप बात करें उस हिस्से के इधर की तरफ आपको बकायदा राफेल खड़े नजर आएंगे। इसके अलावा बताता हूं, तिब्बत के अंदर आपने
34 से ज्यादा नाम बदल दिए हैं, ये भारत की उपलब्धि है सर। इसके अलावा ताइवान के साथ भारत खड़ा हुआ, ये भी भारत की उपलब्धि है। इसके अलावा बताता हूं आपको, चाबहार पोर्ट भारत को मिला है, ये भारत की उपलब्धि है। वरना गद्दावर पोर्ट के साथ जिस तरीके के समीकरण आपके दौर में बनाए गए, उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मुश्किल हो गया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी, क्या गठबंधन, मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि क्या गठबंधन सरकार के बीच में 3.0 को चलाना क्या वाकई में उतनी निकटता के साथ होगा, जहां आंतरिक फैसले भी मजबूती से लिए जाएं और बाहरी फैसले भी मजबूती से लिए जाएं? दोनों फैसले मजबूती से होंगे। आंतरिक विषयों में मोदी जी ने खुद ने बोला है, अब तक तो मैं न खाता हूं न खाने दूंगा कह रहा था, लेकिन अब मैं जिन्होंने खाया है उसका भी निकालूंगा और उस पर एक्शन आपको तुरंत सरकार की शपथ के साथ दिखाई देगा। उनमें से तो एक नीतीश कुमार भी है जिन पर कह रहे थे सर, अगर नीतीश कुमार जी ने देश का खाया है तो देश को लौटाना पड़ेगा। भाई आपके ही आरोप है, मेरे नहीं, आप निकाल के देख लीजिएगा विधानसभा इलेक्शन के दौरान। देखो, आरोप अलग चीज होती है, अन्वेषण के बाद उसका तथ्यात्मक पुष्टि अलग चीज होता है। आरोप और पुष्टि के अभाव में ही तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। अगर पुष्टि हो जाए भैया, अंदर डाल सकते। तड़ी बार क्या हुआ था कोर्ट ने, आप अगर कोर्ट में चले मामलों की अगर बात करते हैं, अधिकार का इम्प्लीमेंटेशन तब खत्म हो गया जब वो बरी हो गए। कृष्ण कुमार जी, देखिए, व्यक्तिगत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आइडियोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी लंबे दौर के लिए आपको लगता है कि टीडीपी के साथ जा सकती है, जेडीयू के साथ जा सकती है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके इतिहास में एक पन्ना लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर का, जहां आपने मिनिमम प्रोग्राम के साथ महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, सरकार का गठन किया था, और उस सरकार का फिर क्या हाशिर हुआ था और कैसा काला डेंट बीजेपी के ऊपर लगा था, वो आज तक सब जानते हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं कि आइडियोलॉजी के साथ जाया जाए? और मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि क्या आने वाले वक्त में उद्धव को हम मोदी 3.0 में देख सकते हैं? देखो, राजनीति में कुछ भी संभव है। आज की स्थिति में मैं इस पर कमेंट्स करने की स्थिति में नहीं हूं, ना कोई दूसरा है, पर संभावनाएं राजनीति में हमेशा खुली रहती हैं और इस विषय को खुला रखकर देखा जाना चाहिए। परुष भारद्वाज जी, ये तो तय कर दिया कि भाई विपक्ष में बैठेंगे आप लोग, लेकिन क्या इसको तय कर पाएंगे कि विपक्ष में रहते हुए INDIA गठबंधन का जो आज का स्वरूप है, इसको आप बचा पाएंगे? मैं बहुत गंभीरता से सवाल कर रहा हूं, इसलिए कि एक खबर आई TMC की तरफ से कि कहा गया कि ममता बनर्जी ने बाकायदा एक संदेश राहुल गांधी को भेजा और राहुल गांधी ने उसका रिप्लाई तक नहीं किया। ये वर्तमान स्थिति है सर। देखिए वीरेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक नेचुरल गठबंधन है, नेचुरल थीम पे बना हुआ है, नेचुरल विचारधारा पे बना हुआ है। उसका आपस में कोई किसी तरह का लालच नहीं है, किसी तरह के कोई हित आपस में नहीं टकरा रहे। कोई छोटी मोटी बातें थी उनको हमने चुनाव लड़ने से पहले सॉर्ट आउट कर लिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए बना हुआ है, दिल्ली में साफ किया कह रहे हैं कि नेचुरल अलायंस है, वहां वो गालियां दे रहे थे, यहाँ गले मिल रहे थे, आप कह रहे हैं नेचुरल अलायंस है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मोदी 3.0 जितनी मजबूती से काम करेगी उतनी मजबूती से विपक्ष की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यह सच्चाई है कि मोदी 3.0 के सामने अनेकों चुनौतियां हैं, जो देश के अंदर भी है और देश के बाहर भी है, और उनसे निपटने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत, जिसमें जल्द ही आपको सुनाई देगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं प्रधानमंत्री पद की। नमस्कार। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं।